गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 1 को करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ है। यहाँ पे आपको बच्चों बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि पदार्थ कौन कौन से है। तो इनमें उत्तर क्या होगा? कुर्सी पदार्थ है, वायु, बादाम, नींबू, पानी। सिर्फ इतने ही पदार्थ है, बाकी के पदार्थ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। उत्तर, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। बच्चों, इस एनवायरनमेंट में उपलब्ध जितने भी पदार्थ हैं वह छोटे 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 कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों के बीच में एक निश्चित दूरी होती है और ये दूरी डिपेंड करती है कि उस पदार्थ का आकार क्या है। ठीक है, अगर आकार सॉलिड है, ठोस है, तो वहाँ पे कण छोटे छोटे और काफ़ी पास में बंधे हुए रहेंगे, और अगर वह पदार्थ गैस है तो यही कण काफ़ी दूर दूर होंगे। ठीक है, तो जब हम तापमान बढ़ा देते हैं, ये जो कण होते हैं इनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। इसलिए जब हम खाने को गर्म करते हैं तो इन कणों की स्पीड बढ़ती है, ये आपस में टकरा करके गति करते हैं और गति करते करते दूर दूर तक के फैल जाते हैं। इसलिए बच्चों, आपको गर्म खाने की सुगंध काफी दूर से भी आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? उत्तर होगा बच्चों, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, स्विमिंग पूल में गोताखोर एक फोर्स के साथ पानी को काट पाता है। देखा होगा सभी ने, उसको थोड़ी सी एनर्जी लगती है उस पानी को काटने के लिए, क्योंकि पानी में जो पानी है वह भी एक पदार्थ है और इसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण आपस में आकर्षण का गुण रखते हैं। तो जब उसे आगे जाना है, उस स्विमर को स्विमिंग पूल में आगे जाना है, तो उसे थोड़े फोर्स के साथ इन कणों को अलग अलग करना होगा, तभी तो वह अपना रास्ता बना पाएगा। इसलिए गोताखोर पानी को काट पाते हैं क्योंकि इन कणों में आकर्षण का गुण होता है। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो उत्तर क्या होगा बच्चों? पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहली विशेषता, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इन कणों के बीच में क्या होता है बच्चा? थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। सेकेंड है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये लगातार और हमेशा हमेशा गति करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट होगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि इन कणों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते, बिल्कुल ये इतने छोटे होते कि इन्हें हम देख ही नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व किसे कहते हैं बच्चों? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। मतलब किसी तत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, अगर आप उसके द्रव्यमान को आयतन से भाग दे देंगे तो आपको घनत्व की प्राप्ति होगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे कि चिमनी का धुआं, वायु, जल, चौक, रुई, शहद, लोहा एंड सो ऑन। पदार्थ की क्या परिभाषा होंगी बच्चों? विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है वह पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल,
ऑक्सीजन एवं पारा। घनत्व की क्या परिभाषा होगी बच्चों? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होगी परिभाषा घनत्व की? द्रव्यमान बटे आयतन। अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हें आपको बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप लिखेंगे कम घनत्व, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा। तो आप कैसे पता करेंगे बच्चों कि किसका घनत्व कम है और किसका घनत्व ज्यादा है? तो आप उसका फॉर्मूला देखिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पे द्रव्यमान ऊपर लिखा गया है और आयतन नीचे लिखा गया है, मतलब घनत्व सीधे सीधे सेम प्रोपोर्शन में बराबर होगा द्रव्यमान के। मतलब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। ऐसे ही आप उसे आयतन के साथ भी देख सकते हैं। आयतन का संबंध घनत्व के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, मतलब उल्टा है। अगर आयतन ज्यादा होगा बच्चों तो घनत्व कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, द्रव्यमान यानी क्या होगा? किसी वस्तु का द्रव्यमान मतलब कि उसका टोटल वेट, वजन कितना है। और आयतन क्या होगा बच्चों? कितना फैल सकता है वो। जैसे कि वायु का आयतन तो बहुत ज्यादा है, वो सर्वत्र व्याप्त होती है। तो सबसे कम घनत्व से हमें चालू करके सबसे अधिक घनत्व बताना है। तो चलो हम आयतन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते। वायु का आयतन सबसे ज्यादा होता है, करेक्ट, क्योंकि वो तो हर जगह फैली है, उसके आयतन की तो कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए उसका घनत्व कम होगा। नंबर 1 पे आ जाएगा वायु। नंबर 2 पे चिमनी का धुआं, वो भी क्योंकि उसका आयतन भी काफी ज्यादा होता है और आयतन और घनत्व का उल्टा रिलेशन है, यहाँ पे उल्टा संबंध है। अगर आयतन ज्यादा है तो घनत्व कम होगा। तीसरे नंबर पे बच्चों शहद आ जाएगा, उससे थोड़ा कम आयतन। नेक्स्ट जल आ जाएगा, उससे थोड़ा कम आयतन। नेक्स्ट चौक, उसके बाद रुई और सबसे आखिरी में लोहा आएगा, क्योंकि लोहा का आयतन सबसे कम होगा और उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसलिए उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था हो सकती है बच्चों? 3 अवस्था हो सकती है। पदार्थ जो इस संसार में, इस एनवायरनमेंट पे उपलब्ध है, 3 मेजर अवस्था में पाए जाते हैं। आप सभी ने देखे होंगे। पहली अवस्था होती है बच्चों ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैसीय अवस्था। तो हमें इन तीनों में अंतर बताना है पॉइंट्स के आधार पर। पहला पॉइंट दिया है संरचना के आधार पे। ठीक है, तो ठोस की कैसी संरचना होगी? इनकी संरचना क्रमिक व्यवस्था वाली होती है। क्रमिक मतलब ऑर्गेनाइज्ड होती है। एक ठोस का निश्चित आकार होता है, मतलब उस ठोस में उपस्थित कण एक ऑर्डर में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, जो बदलेंगे नहीं। इसलिए यह व्यवस्था कैसी कहलाएगी? क्रमिक व्यवस्था। उन्हें पता है कि लाइन टू लाइन यहाँ पे रहना है। दूसरी अवस्था होती है द्रवीय अवस्था। यह थोड़ी कम क्रमिक व्यवस्था होती है, क्योंकि द्रव तो फैल जाता है। तीसरी व्यवस्था है गैसीय अवस्था। इसमें कृत्रिम अवस्था नगण्य होती है। इसकी क्रमिक अवस्था नगण्य होती, इसमें ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते कण, इधर उधर बिखरे पड़े रहते, इसलिए गैस भी इधर उधर निकल जाती है। दूसरा ऑप्शन होगा आयतन व आकार। तो ठोस का आकार कैसा होता है? इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव का इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आयतन तो बिल्कुल निश्चित होगा। एक आपको बर्तन दे दिया, उसमें आप द्रव डालेंगे तो पता है इतना ही आयतन आएगा उसका, पर आकार निश्चित नहीं होगा। अगर आपने गोल बर्तन में डाला तो द्रव का आकार वहां पे गोल हो जाएगा। अगर आपने एक बाल्टी में डाला तो वहां पे शंकु के आकार का आयतन हो जाएगा। ठीक है, गैसीय अवस्था, इनका आयतन व आकार दोनों निश्चित नहीं होते, दोनों ही इनके फिक्स नहीं होते। दृढ़ता, ठोस सबसे ज्यादा दृढ़ हो गए, ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड हो गए। द्रव इनसे थोड़े कम दृढ़ हो गए और गैस बिल्कुल ही दृढ़ नहीं हो गए, नगण्य दृढ़ होते हैं। संपीड़ियता क्या होता है? संपीड़ियता यानी यह होता है बच्चों कि जब आप किसी पदार्थ पर दबाव डाले, बल अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, तो वह बदले ना। अगर वह बदल गया तो उनकी संपीड़ियता अधिक है, और अगर वह नहीं बदला तो उनकी संपीड़ियता नगण्य है। तो अगर आप ठोस पे, किसी ठोस पे, फॉर एग्जाम्पल आप आपकी बुक ले लीजिए, दबाव डालेंगे तो क्या वह अपना आकार बदल देगी? नहीं, इसलिए ठोस अवस्था की संपीड़ियता नगण्य हुई।
सिमिलरली अगर आप द्रव पे दबाव डालेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पानी पे दबाव डालेंगे, तो पानी का थोड़ा सा आकार बदल जाएगा, इसलिए इनकी संपीड़ितता होती है पर कम होती है। सिमिलरली गैस पे जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, दबाव डालेंगे, तो वह अपना आकार पूर्ण तरीके से बदल देगी, इसलिए गैस अवस्था की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है तरलता। ठोस की तरलता बच्चों नगण्य होगी, ठीक है। द्रव की तरलता सर्वाधिक होगी। तरलता यानी बहने का गुण, सबसे ज्यादा बहने का गुण किसमें होगा बच्चों? अब आप सोचेंगे द्रव में होगा, क्योंकि द्रव को आपने बहते हुए देखा है, बट गैसों में तरलता का गुण सबसे ज्यादा होता है। गैस तो लगातार आपकी चारों तरफ बह रही है, बस फर्क इतना है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, ठीक है। इसलिए गैसीय अवस्था का तरलता अत्यधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कणों की गति एवं गतिज ऊर्जा। तो बच्चों ठोस में गतिज ऊर्जा नगण्य होगी, क्योंकि उनके कण आपस में ऑर्गेनाइज्ड है, एक सेम फॉर्मेट में जुड़े हुए हैं, इसलिए वह गति थोड़ी कम करेंगे। सिमिलरली द्रव में गति थोड़ी होगी पर न्यूनतम होगी, और गैस में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। गति की वजह से ही जो गैस है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है, क्योंकि उनके कणों में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है, वह लगातार गति कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है दृढ़ता। दृढ़ता पे आपको टिप्पणी करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, दृढ़ता मतलब होगा बाह्य बल लगाए जाने पर पदार्थ अपना आकार नहीं बदलता। पदार्थ का यह गुण दृढ़ता कहलाता है। और सबसे ज्यादा दृढ़ता किसमें पाई जाएगी? बिल्कुल सही, ठोस में पाई जाएगी। नेक्स्ट है संपीड्यता। बाह्य बल लगाने पर पदार्थ द्वारा अपना आयतन बदलने की प्रवृत्ति संपीड्यता कहलाती है। अगर आपने प्रेशर लगाया और उस पदार्थ ने अपना आयतन बदल दिया तो संपीड्यता कहलाएगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा यह गुण? गैसों में पाया जाएगा। तरलता। पदार्थ के कणों की परतों में एक दूसरे से फिसलने के कारण बहने की प्रवृत्ति तरलता कहलाती है। इन शॉर्ट बहने वाला गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा? गैसों में पाया जाएगा। नेक्स्ट है बर्तन में गैस का भरना। गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है संपीड्यता के कारण वह उसे भर देती है, क्योंकि गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। आप उस पर दबाव डालेंगे और वह अपना आयतन बदल लेगी, इसलिए जिस बर्तन में आप डालेंगे वह उस बर्तन में पूर्ण रूप से समा जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आकार। पदार्थ के कणों की कृत्रिम व्यवस्था उसका आकार कहलाती है। गतिज ऊर्जा। किसी पदार्थ के कणों में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है घनत्व। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटे आयतन। अगला क्वेश्चन है कारण बताइए। पॉइंट ए, गैस पूर्ण तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। उत्तर क्या होगा बच्चों? कारण क्या होगा इसका? गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है, जिसे हम विचरण कहते हैं। विचरण मतलब इधर उधर निकल जाना, कोई रास्ता तय नहीं है इन कणों का, अतः इसे जिस बर्तन में रखा जाएगा वह उसे भर देगी। बी, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। बिल्कुल डालती है। आइए इसका कारण समझते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। बिल्कुल सही बात है। गैस अवस्था में कण लगातार गति कर रहे होते हैं और किसी भी डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। अब इधर उधर गति कर रहे हैं, इनकी दिशा निश्चित नहीं है, तो आपस में भी टकराएंगे बच्चों, और जिस बर्तन में रखे गए हैं उन बर्तनों की दीवारों से भी टकराएंगे। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब वो जो बल लगा रहे हैं दीवारों पर, इसलिए वहां पर दबाव बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, कारण बताइए।
क्या कारण होगा? क्योंकि ठोस का एक निश्चित आकार आयतन होता है, हम सभी जानते हैं, तथा संपीड्यता नगण्य होती है। अगर आप लकड़ी के मेज के ऊपर दबाव डालेंगे तो क्या वह अपना आयतन बदल देगी बच्चों? बिल्कुल नहीं। अतः लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटों में दक्ष होना पड़ेगा। बिल्कुल, हवा में हम हमारे हाथ आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, परंतु लकड़ी के टुकड़े के अंदर हम हाथ नहीं चला सकते। उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? कराटों में मास्टर होना पड़ेगा। क्या कारण होगा इसका बच्चों? हवा के कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल और रिक्त स्थान होने के कारण हवा में हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गैस में कणों के बीच में बहुत गैप होता है, उस खाली स्थान की वजह से हम वहां अपने हाथ चला सकते हैं। लेकिन ठोस में आकर्षण बल अधिक होने के साथ साथ क्रमिक व्यवस्था होती है और इन कणों के बीच में जो गैप है वह भी बहुत कम होता है, इसलिए हम वहां अपने हाथ नहीं चला सकते आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। बिल्कुल, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। कारण बताइए ऐसा क्यों होगा? उत्तर होगा, जब जल ठंडा होकर बर्फ बनता है तो उनके कणों के बीच रिक्त स्थान में वृद्धि होती है। जब जल ठंडा होकर बर्फ बनता है तो उनके रिक्त स्थानों में वृद्धि होती है और जिसके फलस्वरूप आयतन में कमी हो जाती है। आयतन जिससे कम हो जाता है और बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है, इसलिए क्या होगा? वह ऊपर तैरेगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अब कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलनांक क्या है? उत्तर होगा बच्चों, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू करता है गलनांक कहलाता है। ठीक है, वह न्यूनतम तापमान जिस पे कोई पदार्थ पिघलने की अवस्था में आ जाए उसे हम गलनांक कहते हैं, यानी गलने का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक क्या है? उत्तर होगा बच्चों, वह ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है क्वथनांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं बच्चों? ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि कपूर का सीधे ऊर्ध्वपातन होता है। आप कपूर को जलाते हो, जलाते वक्त वह ठोस की अवस्था में है और जब वह खत्म हो जाता है तो वो सीधे गैस बन के उड़ जाता है। तो यह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, बीच की अवस्था ही नहीं आई, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निक्षेपण इसकी बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया होती है। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण इसकी सीधी उल्टी प्रक्रिया होगी। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। उदाहरण होगा बच्चों, वाटर वेपर से सीधे आइस के फॉर्म में बदल जाना। वाटर वेपर गैस हुई और अगर वह सीधे आइस बन जाती है तो वो बीच की अवस्था को स्किप कर रही है, इसे कहते हैं हम निक्षेपण। वाष्पीकरण, द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। जब बच्चों आपको केल्विन में तापमान दिए गए हैं और उसे सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उस केल्विन में से 273 को माइनस करते हैं। यह फॉर्मूला ही होता है बच्चों, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। अब केल्विन का जो भी तापमान आपको दिया है,
जैसे पहला क्वेश्चन 300 केल्विन, तो सेंटीग्रेड क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, 300 माइनस 273, आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 573 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, 573 माइनस 273 which is equal to 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अब आपको डिग्री सेंटीग्रेड में एक टेम्परेचर दिया है बच्चों, और आपको बताना है कि उस टेम्परेचर पे जल कैसा अपना व्यवहार दिखाएगा। ऑप्शन ए 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो बहुत ज़्यादा है, इस पे तो डेफिनेटली गैसीय अवस्था में होगा जल। दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों अवस्था कहीं ना कहीं द्रव और गैस के बीच होगी, मतलब कि वाष्पीकरण चालू हो जाएगा और बहुत कम द्रव बचा रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, बताइए। जैसे हम जल का एग्जाम्पल ले ले, जल का जब हम तापमान बढ़ाते जाते हैं और उसकी अवस्था परिवर्तित होती रहती है, जैसे कि द्रव से वो सीधे गैस बनेगा, उसका वाष्पीकरण होगा, तब उस दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है, क्योंकि पदार्थ को दी गई ऊष्मा उस पदार्थ में गुप्त ऊष्मा के रूप में निहित हो जाती है, इसलिए पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। गुप्त ऊष्मा मतलब कि ऐसी ऊष्मा जो आपको दिख नहीं रही है पर फील जरूर होगी। जब आप पानी को गर्म करते जाते हैं और वह उस दौरान हवा वाष्पीकृत होते रहता है, तब आप उस पानी को छूकर देखिए, काफी गर्म प्रतीत होगा। साथ ही साथ उस भाप को भी छूकर देखिए, वो भी बहुत गर्म होगी, क्योंकि यह गुप्त ऊष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। उत्तर क्या होगा बच्चों, हम तापमान कम करेंगे और दाब बढ़ाएंगे, जिससे गैसों के द्रव में परिवर्तन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 1, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा होता है, क्यों। गर्म दिनों में क्या होता है बच्चों, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और कूलर जो होता है उसका काम होता है हमें ठंडी हवा देना। अब जब टेम्परेचर बहुत अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, बिल्कुल वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। अब वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए होगी वह कूलर के आसपास की गर्म हवाओं से वह लेगा, इसलिए कूलर ठंडी हवा देगा, क्योंकि जो अगल बगल की गर्म हवा है वह वाष्पीकरण में काम आ जाएगी और वह ऊपर चली जाएंगी और ठंडी ठंडी हवा हमें कूलर देगा। उत्तर देखते हैं बच्चों, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा रहता है क्योंकि गर्म दिनों में तापमान अधिक और आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा कूलर उतनी ही अधिक ठंडी हवा हमें देगा। सेकंड क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, क्यों। उत्तर होगा बच्चों, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है क्योंकि घड़े में रंध्रों से बहकर जल बाहर आता है। बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि जल बाहर आता है। सेम कूलर में भी होता है बच्चों, वो जाली से जल बाहर आता है, जिसका वाष्पीकरण गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण होता है। अब इनका तो वाष्पीकरण होगा तथा वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा घड़े के जल से ली जाती है। यह ऊष्मा लेकर के ऊपर चला जाएगा और ठंडी ठंडी जो हवा होगी या ठंडा ठंडा जो घड़े का जल होगा वह हमें प्राप्त होगा। इसी के साथ बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। सारे बच्चे इसे कॉपी में लिखेंगे, ठीक है।